11th कॉमर्स के सारे बच्चे, यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो सिखाने की कोशिश की है वो ये था कि हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में 3 प्रकार के खाते, 3 टाइप्स के अकाउंट खोले जाते हैं। व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट जिसमें सारे व्यक्ति आते हैं, पर्सन। वस्तुगत खाता, रियल अकाउंट जिसमें व्यापार की, बिजनेस की सारी थिंग्स, सारी वस्तुएं, सारी असेट्स, सारी संपत्ति आती है। और आय व्यय खाता, नॉमिनल अकाउंट जिसमें हमारे बिजनेस के सारे खर्चे और इनकम आते हैं। इसके अलावा मैंने 2 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने दोनों वीडियोस में इनके रूल्स बताए थे कि डेबिट किसे किया जाता है और क्रेडिट किसे किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपका सीधे ही चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ध्यान दें, चैप्टर है जनरल एंट्री, जनरल प्रविष्टि। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में ही क्वेश्चंस करेंगे, इसका ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट। एक व्यवहार का, एक ट्रांजैक्शन का 2 खातों पर, 2 अकाउंट्स पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। यानी आपके व्यापार में कोई भी सौदा हो, कोई भी व्यवहार हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, 2 अकाउंट खोलेंगे, उसमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। ऐसा क्यों होता है ये सब मैंने आपको रूल के हिसाब से समझा दिया है। पहले 10 मिनट में मैं आपको जनरल एंट्री करने का तरीका समझा रहा हूं, उसके बाद में ये चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लें, ये चैप्टर बुक से रिलेटेड है, पर हम बुक से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बुक से सारे क्वेश्चंस आप लोग करोगे। ठीक है, मैं इस चैप्टर को करने का एक दूसरा तरीका बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, मैं आपको 14 रूल्स बताने जा रहा हूं। 14 रूल, 14 रूल। और अगर आप लोगों ने ये 14 नियम, ये 14 रूल्स समझ लिए तो आप लोग कोई भी जनरल एंट्री आसानी से कर सकते हो जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे। समझ में आया? मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जनरल एंट्रीज के रूल्स सीखे थे, मैं उस रूल से जनरल एंट्री करवाता जरूर हूँ, लेकिन उस रूल्स को मैं लुक लाइन में डाल देता हूँ। मींस उसमें ध्यान नहीं देता हूँ, मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से जनरल एंट्री करवाता हूँ। फिलहाल अभी आप लोग जनरल एंट्री कैसे की जाती है वो सोचे। ये डेट का कॉलम है, यहाँ दिनांक आएगी, डेट जिस तारीख को आपने व्यवहार किया, ट्रांजेक्शन किया। यहाँ पर्टिकुलर आएगा, विवरण, मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ डेबिट का आंकड़ा और क्रेडिट का आंकड़ा आएगा। LF में खाता पृष्ठ आता है, खाते का नंबर जो आपको फिल नहीं करना है, ये अकाउंटेंट या बिजनेसमैन फिल करते हैं। जैसे मान लो आपने 1 जनवरी के दिन एक व्यवहार किया, एक ट्रांजैक्शन किया, राम को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है, तो एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो डेबिट होगा उसके आगे अकाउंट लिखकर कोने में डेबिट लिख दे और क्रेडिट के लिए थोड़ा सा साइड में लिखिए टू कैश अकाउंट। और यहाँ राम का और यहाँ कैश का नंबर लिख दे, डेबिट वाले का डेबिट में, क्रेडिट वाले का क्रेडिट में। और यहाँ उसका एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा नरेशन आ जाएगा। ओके, एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा नरेशन आएगा। अब क्या आएगा मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए 2 जनवरी 2020 को आपने एक अकाउंट खोला और उसमें 2 खाते, एक ट्रांजैक्शन किया और उसमें 2 अकाउंट खुल रहे, मोहन का और फर्नीचर का। यानी आप फर्नीचर को डेबिट कर रहे और मोहन को क्रेडिट कर रहे, तो जनरल एंट्री कैसे करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में आएगा टू मोहन। किसी व्यक्ति के नाम के साथ अकाउंट लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। यहाँ आएगा, मान लीजिए ये 1000 है, 1000, यहाँ भी 1000 और यहाँ उसकी जानकारी आएगी, यहाँ उसका नरेशन आ जाएगा। मतलब मैं आपको जनरल एंट्री करने का तरीका सिखा रहा हूँ, इससे पहले भी सिखाया है मैंने आप लोगों को। ओके, जैसे मान लीजिए
3 जनवरी 3 ऑफ जनवरी को आप लोगों ने एक अकाउंट, आप लोगों ने एक व्यवहार किया, एक ट्रांजैक्शन किया, जिसमें मान लो सैलरी को डेबिट कर रहे, वेतन को, और कैश को क्रेडिट कर रहे, तो आपकी एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और मान लीजिए ये 500 रुपए है, 500 रुपीज, यहाँ भी 500 आएगा और यहाँ भी 500 आएगा, और यहाँ उसकी एक छोटी सी जानकारी आ जाएगी, छोटा सा नरेशन आ जाएगा, ठीक है। और इस टाइप से इसको बंद कर दिया जाएगा, और ऐसी बहुत सारी एंट्रीज एक के नीचे एक लास्ट तक होगी, और लास्ट में आप इन दोनों का क्या लगा देंगे? टोटल। ऐसा 2 लाइन खींचकर इसका टोटल लगाया जाता है, ठीक है। तो जनरल एंट्री करने के लिए हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये थोड़ा सा रटने वाला तरीका है। बच्चे बोलेंगे सर रटने वाला तरीका क्यों? देखिए, अगर आप जनरल एंट्री रूल से करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और गड़बड़ हो जाएगी और उल्टा सीधा करने लग जाओगे। लेकिन जिस रूल से मैं करवा रहा हूँ उस रूल से थोड़ी शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन एक लिंक बन जाएगी और जिंदगी भर आपको रूल्स याद रहेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप छोटी क्लास में टेबल याद करते थे, पहाड़े याद करते थे, तो उस समय हमें बहुत ज्यादा अजीब लगता था कि हमें टेबल क्यों याद करें। लेकिन आज हम जब मैथ्स करने जाते तो हम जल्दी से गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, क्योंकि हमें उस समय टेबल याद हो गए। उसी तरीके से मैं भी आपको 14 रूल 14 रूल बताने वाला हूँ। वो रूल से अगर आप जनरल एंट्री करोगे तो कभी जनरल एंट्री करना नहीं भूलोगे। और रही बात अकाउंट्स के रूल की, तो अकाउंट्स के रूल अपने आप उसमें लागू हो जाते हैं, अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए हमारा पहला नियम, मैंने बोला कि टोटल 14 नियम 14 नियम होते हैं। हमारा पहला नियम है, इस आज मैं आपको 3 रूल सिखा रहा हूँ और आप एक कॉपी लेकर उसे नोट आउट करते चले, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं होता कि मैं आपको रूल लिखा भी सकूं और समझा भी सकूं। ठीक है, एक एक शब्द आपको नोट करना है। सबसे पहला नियम है व्यापार चालू करना, स्टार्टिंग बिजनेस। यानी जो भी एंट्री आप लोग, जो भी क्वेश्चन आप करने जाओगे, पहली एंट्री आपको ये मिलेगी। 14 नियम है, 14 रूल्स, जिसमें से 3 रूल्स मैं आज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट मैं हर वीडियो में 3 रूल्स आपको बताऊंगा। इस टाइप से टोटल 7 या 8 वीडियो में जनरल एंट्री चैप्टर कवर हो जाएगा। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये चैप्टर अगर आपने कवर कर लिया तो ध्यान रखना बाकी चैप्टर आपको इजी जाएंगे, और अगर ये चैप्टर आपको नहीं हुआ तो बाकी चैप्टर कितने भी इजी हो आप लोग नहीं कर पाओगे। इट्स माई चैलेंज, ये मेरा चैलेंज। ठीक है, अकाउंट के बच्चों के लिए स्पेशली ये बात ध्यान रखना कि ये चैप्टर जिसे नहीं आएगा वो अगला चैप्टर या इसके बाद के चैप्टर नहीं कर सकता। मैथ्स में क्या होता था, अगर हमारा एक चैप्टर लॉस हो भी गया तो हम दूसरे चैप्टर से कवर कर सकते थे, क्योंकि वहां चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, पर अकाउंटेंसी में 11वीं क्लास में आने के बाद अकाउंटेंसी के हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा तो अगला नहीं आएगा, और अगला नहीं आएगा तो उसके अगले वाला नहीं आएगा। ज्यादा लेक्चर देने की बजाय मैं स्टार्ट कर देता हूं, आप खुद समझदार हो। ओके, व्यापार चालू करना, स्टार्टिंग बिजनेस। यानी आप लोगों ने बिजनेस चालू किया। अब बिजनेस चालू कैसे होता है? वो तो कोई गाड़ी का स्विच नहीं है कि बटन दबाया, चाबी लगाई, चालू हो गया। बिजनेस चालू करने के लिए हमें बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, बिल्डिंग लगानी पड़ती है, बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है, फर्नीचर खरीदना पड़ता है, माल खरीदना पड़ता है, लोहे की अलमारी खरीदनी पड़ती है, तब कहीं जाकर हमारा बिजनेस चालू होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें जब हम खरीद के हमारे बिजनेस में लाएंगे तो वो सब हमारी संपत्तियां बन जाएगी, असेट्स। और रूल क्या होता है कि जब कोई चीजें हमारे बिजनेस में आती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और वो सारी चीजें लगाने के बाद वो हमारी पूंजी बन जाती है, कैपिटल। मतलब बिजनेस को वो सारी चीजें कौन दे रहा है? बिजनेस का मालिक, और बिजनेस के मालिक द्वारा बिजनेस में लगाई गई चीज कहलाती है पूंजी, कैपिटल। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जिस चीज से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ये नोट करने वाली बात है, ध्यान रखना, जिस चीज से हमने बिजनेस स्टार्ट किया उस चीज को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो चीजें हमारे बिजनेस में आ रही है, और वस्तुगत खाते में, रियल अकाउंट में, व्यापार में, बिजनेस में आने वाली चीजों को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट किसे करेंगे? वो चीज दे कौन रहा है? बिजनेस का मालिक, और बिजनेस का मालिक वो चीज हमें पूंजी लगाकर, कैपिटल लगा के दे रहा है, तो देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना,
जब भी व्यापार चालू करोगे, जब भी बिजनेस चालू करोगे, जिस चीज से आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसे डेबिट करोगे और क्रेडिट में कैपिटल आएगा, पूंजी आएगी। जैसे मान लो आपने रुपया लगाकर व्यापार चालू किया, बिजनेस स्टार्टिंग विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मान लो तारीख आ गई आपकी 1 जनवरी 2020, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जैसे मान लो आपका केस 10,000 है तो 10,000 डेबिट में भी आएगा और 10,000 क्रेडिट में भी आएगा। ठीक है, बिजनेस चालू किया, व्यापार चालू किया, तो जिस चीज से आपने व्यापार चालू किया, जिस चीज से आपने बिजनेस चालू किया, उस चीज को आप डेबिट करोगे। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मशीन से बिजनेस स्टार्ट किया, मशीन अकाउंट डेबिट। ओके, कंप्यूटर से बिजनेस स्टार्ट किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग से बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आप बोलेंगे सर इनको डेबिट क्यों कर रहे हैं? भैया बिजनेस शुरू किया, व्यापार शुरू किया, मतलब ये सारी चीजें हमने बिजनेस में लाई और बिजनेस में आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। और कैपिटल क्रेडिट में क्यों आएगा? कैपिटल मतलब पूंजी कहलाता है, ठीक है, और पूंजी कैपिटल बिजनेस का मालिक लगाता है और देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। नरेशन क्या आएगा? स्टार्टेड, स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश, यानी आपने कैश लगाकर व्यापार चालू किया, कैश के साथ व्यापार चालू किया। इस टाइप से आप अपनी एंट्री करोगे। ठीक है, जैसे मशीन से बिजनेस चालू किया 5,000 रुपए की, तो एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 5,000 है, 5,000। नरेशन स्टार्टेड, स्टार्ट कर चुके हैं। क्या स्टार्ट कर चुके हैं? बिजनेस विथ यानी के साथ, किसके साथ? मशीन के साथ। जैसे मान लो आपने कंप्यूटर से बिजनेस चालू किया, कंप्यूटर से व्यापार चालू किया, तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन आएगा स्टार्टेड बिजनेस विथ, मशीन की जगह आएगा कंप्यूटर। यानी आप एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप कोई बिजनेस चालू करोगे, जिस चीज से आपने बिजनेस चालू किया उस चीज को आप डेबिट करोगे और क्रेडिट में हमेशा कैपिटल आएगा, टू कैपिटल। ठीक है, और नरेशन में, व्याख्या में क्या आएगा? स्टार्टेड, स्टार्ट किया बिजनेस, व्यापार विथ के साथ, कैश के साथ, कंप्यूटर के साथ, मशीन के साथ। जैसे मान लो आप लोगों ने बैंक में अकाउंट खोलकर बिजनेस चालू किया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक। आपने फर्नीचर से बिजनेस चालू किया, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर। आप लोगों ने मान लीजिए भवन से, बिल्डिंग से बिजनेस चालू किया, तो आपकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विथ बिल्डिंग। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को व्यापार चालू करने की, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री बतानी है। माल से व्यापार चालू किया, गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया, तो एंट्री होगी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विथ गुड्स। यानी सिंपल सी एक ही बात है, जिस चीज से बिजनेस चालू करेंगे, जिस वस्तु से व्यापार चालू करेंगे, उसे आप हमेशा डेबिट करोगे क्योंकि वो आपके पास आ रही है, और आने वाली चीज को आप डेबिट करोगे। और उसे देने वाला मालिक है, और मालिक को, ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला अकाउंट कैपिटल है, और देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। ओके, इस तरह से आप लोग अपनी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूं, जैसे आप लोगों ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो एंट्री फिर से समझा देता हूं।
मान लो 1 जनवरी 2020 आपने 15,000 रुपया लगाकर व्यापार चालू किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 रुपीज। तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000 15,000। और नरेशन क्या आएगा? नरेशन यानी व्याख्या, छोटी सी जानकारी, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अभी इसी एंट्री में बाकी की एंट्री समझ जाइए आप। मान लो आपने 15,000 के फर्नीचर से 15,000 के फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर। मशीन से बिजनेस चालू किया तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीन। माल से गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विथ गुड्स। ठीक है। कंप्यूटर से व्यापार चालू किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विथ कंप्यूटर। और डेबिट में भी वही नंबर आएगा, क्रेडिट में भी वही नंबर आएगा। और ये आंकड़े आपको दिए रहते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डेट भी आपको दी रहती है, नंबर भी आपको दिए रहते हैं, आपको सिर्फ जनरल एंट्री करना है। ये तो हो गई बात। अब देखिए क्या बिजनेस कोई एक ही चीज से स्टार्ट होता है? नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कई सारी चीजें लगानी पड़ती हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए कैश नगद, 10,000 रुपए का फर्नीचर और 10,000 रुपए की मशीन, इससे आपने बिजनेस चालू किया। तो अब आप बिजनेस कितनी चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं? 3 चीजों से। तो वो तीनों चीजें भी डेबिट ही होगी। आप बिजनेस एक चीज से स्टार्ट करें या 3 चीज से स्टार्ट करें या 4 चीजों से स्टार्ट करें, वो सारी चीजें डेबिट होगी। जैसे कैश से स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन से स्टार्ट किया तो मशीन अकाउंट डेबिट। देखो एक के नीचे एक बराबर लिखना है। फर्नीचर से स्टार्ट किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मान लो यहां माल भी आ गया, गुड्स भी आ गया, तो एंट्री होगी गुड्स अकाउंट डेबिट। यानी आपने ये 4 चीजों से बिजनेस चालू किया तो वो 4 चीजें डेबिट हो जाएगी। और ये चारों चीजें बिजनेस पे लगाने वाला कौन है? मालिक, ओनर। और जो पैसा वो माल वो लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं, कैपिटल। यानी चारों चीजें देने वाले कैपिटल है, तो आंसर आएगा टू कैपिटल अकाउंट। अब मान लीजिए ये 10,000 है, ये भी 10,000 है, ये 5,000 है 5,000, और ये भी 5,000 है 5,000। इसका मतलब आपने 10,000 रुपया, 10,000 10,000 की मशीन, 5,000 का फर्नीचर और 5,000 का गुड्स माल लगाकर बिजनेस चालू किया। इसका मतलब आपने 10 10 20 और 5 25 और 5 30 30,000 की कैपिटल लगा के बिजनेस चालू किया। तो क्रेडिट में कैपिटल में 30,000 आएगा, 30,000 इस टाइप से। और नरेशन क्या आएगा? नरेशन बहुत आसान रहेगा। स्टार्टेड, स्टार्ट कर चुके हैं बिजनेस, व्यापार, विथ के साथ, किसके साथ? कैश, मशीन, फर्नीचर और गुड्स। तो इस टाइप से आपको बिजनेस स्टार्ट करने का पहला नियम समझ जाना है। मैंने बताया कि मैं आपको 3 रूल सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो पहला रूल क्या है आपका? व्यापार चालू करना, बिजनेस स्टार्ट करना। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जिस चीज से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसे डेबिट कर दोगे। कैश से स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मशीन से स्टार्ट किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्नीचर से स्टार्ट किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कंप्यूटर से स्टार्ट किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और सबको मिलाकर एक साथ स्टार्ट किया तो जितनी चीजों से स्टार्ट किया उन चारों को, पांचों को डेबिट कर दो। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और डेबिट के सारे नंबर का टोटल डेबिट में जाएगा और इन सब का टोटल कैपिटल में आ जाएगा, इस टाइप से। और नरेशन बहुत आसान है, जिससे बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश
started business with machine, started business with computer, started business with बैंक, और इन चारों से स्टार्ट किया तो started business with cash, machine, furniture and goods। इसे मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। जब एक जैसी एंट्री एक ही तारीख को हो तो उन्हें अलग अलग ना करके एक साथ कर देना मिश्रित प्रविष्टि कहलाता है, कंपाउंड एंट्री। ओके, ये आपका पहला रूल है, फर्स्ट रूल। चलिए अब हम आपको सेकेंड रूल बता रहे हैं। सेकेंड रूल, बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, अब बिजनेस में माल खरीद के लाया जाएगा, और थर्ड रूल में वही माल हम क्या करेंगे, बेचेंगे। तो अभी सेकेंड रूल में आपको बता रहा हूं, माल खरीदना, गुड्स परचेस। देखिए माल को, गुड्स ही कहा जाएगा, लेकिन जब वही माल हम खरीदेंगे तो उसे गुड्स की जगह परचेस के नाम से जाना जाएगा, और जब वही माल हम बेचेंगे तो उसे गुड्स और परचेस ना बोलते हुए सेल्फ कहा जाएगा। मतलब खरीदा हुआ माल परचेस के नाम से एंट्री में आएगा और बेचा हुआ माल सेल्फ के नाम से, उसे बार बार गुड्स नहीं कहोगे आप। ओके, तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुन ले, जब भी आप माल खरीदोगे, देखिए मैं माल की बात कर रहा हूँ, गुड्स की, संपत्तियों के असेट्स की बात नहीं कर रहा। मैंने इन दोनों में फर्क बताया था आपको। अगर आप अपनी दुकान में 10 किलो चावल या 10 बोरे चावल खरीद के ला रहे हो तो ये माल है, गुड्स। और इन चावलों को रखने के लिए अगर आपने एक लोहे की अलमारी या लोहे का रेक लाया तो ये माल नहीं है, ये गुड्स नहीं है, ये तो आपकी संपत्ति है, असेट्स। यानी जिसे फिर से बेचने के लिए खरीदा हो वो माल होता है, गुड्स। और खरीदा गया माल परचेज कहलाता है, क्रय। ठीक है, माल खरीदने को हिंदी मीडियम वाले क्रय भी कह सकते हैं और इंग्लिश वाले बॉट भी कह सकते हैं। शब्दों का ध्यान रखना। तो आपको मैं समझा रहा हूं, माल खरीदना, गुड्स परचेज। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप माल खरीदोगे तो वो खरीदा हुआ माल परचेज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और माल खरीदकर बिजनेस में वो आ रहा है, और बिजनेस में आने वाली किसी भी चीज को हम हमेशा डेबिट करोगे। ठीक है, तो आप परचेस अकाउंट को हमेशा डेबिट करोगे। परचेस अकाउंट ही क्यों? क्योंकि खरीदा गया माल परचेस कहलाता है और वो हमारे बिजनेस में आ रहा है, और आने वाली चीज को हम हमेशा डेबिट करेंगे। तो जब भी आप माल खरीदोगे परचेस को डेबिट करोगे, परचेस को डेबिट करोगे, परचेस को ही डेबिट करोगे। तो मान लीजिए यहाँ 2 जनवरी है, आपकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट। जब भी आप माल खरीदोगे ना तो परचेस को ही डेबिट करोगे, चाहे कुछ भी हो। ओके, कारण बताया मैंने आपको, खरीदा गया माल परचेस कहलाता है, और परचेस करके माल हमारे बिजनेस में आ रहा है तो वो खरीदा गया माल हमारे बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसे करेंगे? अगर ये माल आपने नगद खरीदा है, नगद पैसे देकर, तो कैश आपके पास से जाएगी और जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ आएगा टू कैश अकाउंट। मान लो ये 2000 है, 2000। नरेशन क्या आएगा बता देता हूं। आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आपने परचेज किया, तो यहाँ आएगा परचेज्ड, खरीदा गया। ठीक है, क्या खरीदा? गुड्स। कैसे खरीदा? फॉर कैश, नगद खरीदा। तो मैं आपको ये एंट्री के बारे में समझा देता हूं एक बार और। जब भी आप माल खरीदोगे, खरीदे गए माल को परचेज कहोगे, और माल आपके बिजनेस में आ रहा है, और बिजनेस में आने वाले माल जो हमारे पास आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, यानी परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और अगर ये आपने नगद पैसा देकर खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो आपके पास से कैश जा रही है, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करेंगे। तो ध्यान रखना, अब मैं आपको रटवा रहा हूं कि जब भी आप माल खरीदोगे, जब भी आप गुड्स खरीदोगे, परचेस अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट में कैश आएगा अगर आपने नगद कैश खरीदा है तो। नरेशन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक बार और माल खरीदा, लेकिन इस बार उधार खरीदा, राम नाम के व्यक्ति से खरीदा। ठीक है, तो भी वही होगा, परचेस अकाउंट खुलेगा, क्योंकि परचेस खरीदने को कहते हैं। और आपने माल नगद खरीदा हो या उधार, बिजनेस में आ तो रहा है ना, तो आने वाली चीज को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी?
परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब आपने नगद खरीदा है कि उधार खरीदा है, तो माल आपको देने वाला कौन है? एक व्यक्ति, एक पर्सन। और जो व्यक्ति, जो पर्सन हमें कुछ देता है, गिवर, उसे हम क्रेडिट करते हैं, उसकी एंट्री होगी टू राम। मान लीजिए ये 3000 है, 3000, उसका नरेशन आएगा परचेज्ड गुड्स, माल खरीदा, इस बार उधार खरीदा है, ऑन क्रेडिट। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि नगद है कि उधार है? देखिए, माल खरीदते समय, गुड्स परचेज करते समय अगर किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम आता है तो वो एंट्री, वो ट्रांजैक्शन उधार मान लिया जाएगा, क्रेडिट। और किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम नहीं आता है तो नगद माना जाएगा, कैश। ओके, जैसे राम से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो ये उधार है, क्रेडिट। क्योंकि हम जब किसी दुकान पे जाते हैं तो हमारा नाम उसकी डायरी में वो कब लिखेगा? जब हमने उससे उधार खरीदा हो, क्रेडिट परचेज किया हो। यानी क्रेडिट की कंडीशन में, उधार की कंडीशन में किसी व्यक्ति का नाम आता है। और अगर हम उससे नगद माल खरीद रहे तो हमारा नाम डायरी में थोड़ी लिखेगा। बोलने का मतलब यही है, ये समझाने का तरीका था। किसी एंट्री में, किसी ट्रांजैक्शन में अगर किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम आता है तो वो ट्रांजैक्शन, वो एंट्री उधार मानी जाएगी। और किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता है तो वो नगद मानी जाएगी। किसी पर्सन का नाम नहीं आता है तो वो नगद मानी जाएगी। अब आप बोलेंगे सर अगर दोनों आ जाए तो, किसी आदमी का नाम भी आया और नगद भी आया तो ऐसी कंडीशन में नगद को, कैश को महत्व दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट, और नगद माना जाएगा। तो मोहन से नगद माल खरीदा, परचेज गुड फ्रॉम मोहन फ्रॉम कैश, फॉर कैश। यानी मोहन से खरीदा और नगद खरीदा, तो यहाँ मोहन को छोड़ दिया जाएगा, नगद पकड़ लिया जाएगा, कैश वर्ड इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। माल खरीदना, गुड्स परचेज करना, जब भी आप माल खरीदोगे, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, परचेज अकाउंट खुलेगा, क्योंकि परचेज खरीदे गए माल को कहा जाता है। और वो खरीद कर हमारे बिजनेस में आ रहा है, चाहे नगद खरीदा हो, चाहे उधार खरीदा हो, वो हम डेबिट करेंगे। मतलब जब भी आप कोई माल खरीदोगे, परचेज अकाउंट खुलेगा और परचेज हमेशा 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 डेबिट ही होगा। और अगर आपने नगद खरीदा है तो आपके पास से पैसा जा रहा है, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करेंगे टू कैश। और अगर आपने उधार खरीदा है तो हमें वो माल देने वाले को, गिवर को हम क्रेडिट करेंगे टू राम। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों एंट्री के थ्रू कुछ समझा देता हूँ। मोहन से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, ये उधार है, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। आज दिलीप से माल खरीदा, परचेज गुड फ्रॉम दिलीप, ये उधार है, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू दिलीप। ठीक है, संजय से माल खरीदा, परचेज गुड फ्रॉम संजय, परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय। संदीप से माल खरीदा, परचेज गुड फ्रॉम संदीप, परचेज अकाउंट डेबिट टू संदीप। यानी जब भी आप माल खरीदोगे, जो उधार हो या नगद, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट में उस आदमी का नाम आएगा, उस पर्सन का नाम आएगा जिसने आपको वो माल दिया है, गिवर, देने वाला। नरेशन, परचेज्ड गुड्स, माल खरीदा गया, उधार है तो ऑन क्रेडिट, और परचेज्ड गुड्स, माल खरीदा गया, नगद है तो फॉर कैश। तो आप लोगों को मैं दूसरा रूल एक बार फिर समझा देता हूँ। जब भी आप माल खरीदोगे, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, मैं बार बार गुड्स की बात कर रहा हूँ, माल की, तो परचेज अकाउंट खुलेगा, क्योंकि खरीदे गए माल को परचेज कहते हैं और परचेज हमेशा डेबिट होता है। माल खरीदते समय परचेज हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में आ रहा है और आने वाली चीज को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो आप उधार खरीदो या नगद, उधार की पहचान किसी आदमी का, किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, और नगद में किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम नहीं आता है। ठीक है, तो आप ये लास्ट मूवमेंट पे समझ जाए। अगर आपने माल खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, नगद खरीदा है, कैश खरीदा है टू कैश, उधार खरीदा है, क्रेडिट खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। नगद माल खरीदा, नगद कैश परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार खरीदा, क्रेडिट परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, श्याम, मोहन, सोहन।
जब भी आप किसी व्यक्ति से माल खरीदोगे, किसी पर्सन से, उसका नाम आया है तो उधार माना जाएगा, और नाम नहीं आया है तो नगद माना जाएगा, और नगद भी आया और नाम भी आया तो भी नगद ही माना जाएगा। ठीक है, अब एक एंट्री का जवाब दीजिए। 20,000 का माल खरीदा, परचेज गुड्स 20,000। यहाँ किसी आदमी का नाम आया क्या? मतलब ये नगद है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया, किसी पर्सन का नाम नहीं आया, मीन से नगद है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। और मोहन से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन का नाम आया, ये उधार है, तो भी परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बस नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी राम से खरीदा, मोहन से खरीदा, सोहन से खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, मोहन, सोहन। बोलने का मतलब ये है कि परचेज हमेशा डेबिट होगा जब आप कोई माल खरीदोगे तो। क्रेडिट में नगद खरीदा है तो टू कैश आएगा, और उधार खरीदा है तो उस व्यक्ति का नाम आएगा, लेकिन परचेज हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, अब बात नरेशन की करें तो परचेज्ड गुड्स तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आपने माल खरीदा है, नगद खरीदा है तो फॉर कैश, उधार खरीदा है तो ऑन क्रेडिट, इसका ध्यान रखें। ओके, अब मैं आपको तीसरा रूल बताने जा रहा हूं, ध्यान दें। ठीक है, आपका तीसरा रूल, यहां लिख देना डेट, यहां पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, आपका तीसरा रूल बता रहा हूं। तीसरा रूल है माल बेचना, गुड्स सोल्ड। चलिए, अब आपने माल खरीदा क्यों है? बेचने के लिए। तो जब भी आप माल बेचोगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, माल बेचोगे तो उस बेचे गए माल को अब परचेज नहीं कहेंगे, सेल्स कहेंगे, यानी सेल्स अकाउंट खुलेगा। ये माल उधार भी बेचा जा सकता है, नगद भी बेचा जा सकता है, सेल्स अकाउंट खुलेगा। और जिस प्रकार से परचेज करने से, देखो खरीदे गए माल को परचेज के नाम से जाना जाएगा, और परचेज खरीदते समय डेबिट होगा क्योंकि हमारे बिजनेस में आ रहा है, और बेचे गए माल को सेल्स के नाम से जाना जाएगा, और माल बेचकर वो माल हमारे बिजनेस से जा रहा है तो जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। खरीदा गया माल परचेज कहलाएगा, तो बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट करेंगे, परचेज हमेशा डेबिट होगा। और बेचा गया माल सेल्स कहलाएगा, और वो हमारे बिजनेस से जा रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे कि जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो जब भी आप माल बेचोगे सेल्स अकाउंट खुलेगा, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, हमेशा क्रेडिट होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। फिर डेबिट में कौन आएगा? अगर आपने नगद बेचा है तो आपके जेब में पैसा आएगा, और आने वाली चीज को आप डेबिट करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उधार बेचा है तो जिस व्यक्ति ने आपको वो माल, जिस व्यक्ति को आपने वो माल दिया है, वो माल पाने वाला है, रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कर। बोलने का मतलब, और नगद उधार की पहचान क्या है? इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कैश है कि क्रेडिट है? किसी आदमी का, किसी पर्सन का नाम आया तो नगद है, ना सॉरी उधार है, क्रेडिट नहीं आया तो नगद। ठीक है, जैसे नगद माल बेचा, गुड्स सेल सोल्ड फॉर कैश। माल बेचा है, गुड्स सोल्ड किया है, बेचा गया माल, सोल्ड किया गुड्स, सेल्स माना जाता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। डेबिट में कैश आएगा क्योंकि कैश हमारे पास आ रही है, कैश आ रही है और गुड्स जा रहा है। आने वाली चीज को डेबिट करेंगे, जाने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो ये 5,000 है, 5,000
नरेशन, इस बार आपने बेचा है तो बेचा गया हमारा सेल्स कहलाता है। सोल्ड का लिखेंगे उसे सोल्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि आप ये एंट्री करने के बाद नरेशन लिख रहे हो, व्याख्या लिख रहे हो, यानी आपकी व्यवहार हो चुका है, ट्रांजैक्शन हो चुका है। ठीक है, स्टार्टेड, परचेज्ड, सोल्ड, ये सब चीजें एंट्री करने के बाद लिखी जाती है, तो ये सेकंड फॉर्म में आएगी भूतकाल में। सोल्ड गुड्स, माल बेचा, नकद बेचा है, फॉर कैश। अब देखिए इसे एंट्री की हुई, आपने माल बेचा, बेचा गया माल सेल्स कहलाता है, और सेल्स करके माल हमारे पास से जाता है, और रूल क्या है, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं। अब माल तो जा रहा है, आ क्या रहा है, पैसा आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, नरेशन सोल्ड यानी बेचा गया, गुड्स यानी माल, फॉर यानी फॉर कैश, नगद के साथ, नगद के लिए आपने माल बेचा। ठीक है, ओके। और अगर आपने ये माल राम को बेचा है, राम को सोल्ड किया है, तो भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने माल नगद बेचा हो या राम को बेचा हो, माल तो आपके पास से जा रहा है, जाने वाली चीज को क्रेडिट ही करोगे। ठीक है, तो डेबिट में कौन आ जाएगा, राम, क्योंकि राम वो माल पाने वाला है, रिसीवर है, और जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन रिसीवर होता है पाने वाला, उसे हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लीजिए 5000 और व्याख्या नरेशन क्या आएगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा गया। तो यहां आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, जब भी आप माल बेचोगे, जब भी आप गुड्स सोल्ड करोगे, सेल्स अकाउंट खुलेगा, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, चाहे नगद बेचा हो चाहे उधार बेचा हो। फिर डेबिट में कौन आएगा, नगद बेचा है तो कैश डेबिट में आएगा, उधार बेचा है तो वो आदमी, वो पर्सन, वो व्यक्ति डेबिट में आएगा। जैसे नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राम को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, मोहन को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राजेश को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राजेश, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नितिन को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू नितिन, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लक्ष्मण को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मण, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोहेल को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू सोहेल, सोहेल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अजय को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू अजय, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यानी जब भी आप माल बेचोगे सेल्स क्रेडिट ही होगा, और वो आदमी, वो व्यक्ति जिसे आपने उधार माल बेचा है वो डेबिट हो जाएगा। और नरेशन व्याख्या, सोल्ड यानी बेचा, गुड्स यानी माल, ऑन क्रेडिट यानी उधारी पर आपने माल बेच दिया। और अगर नगद माल बेचा तो भी सेल्स क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट में कैश आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। और नरेशन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये आपके 3 रूल्स है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।